सो ब्रेक के पहले हम लोगों ने एक्सिस रोटेशन मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये गेट 2007 में पूछा गया है। प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है p 2i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक्सेस आर रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे किस चीज का रोटेशन हो रहा है, एक्सेस जो है एक्स वाई जेड का रोटेशन हो रहा है। किस एक्सिस के अबाउट, अबाउट वाई एक्सिस बाय एन एंगल 60 डिग्री। तो वाई एक्सिस का वो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना होगा, +60। तो यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स यूज करेंगे, 4 रोटेशन मैट्रिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं, कौन सा यूज करेंगे, आर वाई, बिकॉज रोटेशन जो है वो किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट। तो आर वाई फाई, और फाई का वैल्यू यहाँ पे है +60। तो कुछ देर पहले जो आर वाई के एक्सप्रेशन बताया गया तो वो यूज करते हैं। तो आर वाई के एक्सप्रेशन में क्या था, cos60 0 माइनस साइन 5, मतलब माइनस साइन 60 0 1 0 साइन 5 that is साइन 60 0 cos 5 that is cos 60. So this will be the rotation matrix corresponding to the given transformation. ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे क्या है, रोटेशन। तो बोला गया है जो रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी वेक्टर क्या होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो ओल्ड वेक्टर है उसके ऊपर ये रोटेशन मैट्रिक्स पर ऑपरेट कर देंगे। ओल्ड वेक्टर के ऊपर रोटेशन मैट्रिक्स ऑपरेट कर देंगे तो आपको नया वेक्टर मिल जाएगा, मतलब नए कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो देखिए, तो वेक्टर इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम बोले तो बेसिकली होगा, तो पी वेक्टर इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, न्यू मतलब रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, विल बी इक्वल टू रोटेशन मैट्रिक्स जो ऊपर लिखा गया है ऑपरेटिंग ऑन ओल्ड वेक्टर। रोटेशन मैट्रिक्स cos 60 sin 16 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, cos 60 1/2 sin 60 √3/2। तो 1/2 0 माइनस √3/2 0 1 0 sin 60 √3/2 0 cos 60 1/2। दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स। और ओल्ड वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स आएगा। ओल्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 2 3 2। वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, उसके कंपोनेंट्स लिखे गए हैं 2 3 2। तो कैलकुलेट करके बताइए जो नया वेक्टर है वो क्या आ रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, पहला कंपोनेंट आएगा 1 माइनस √3, दूसरा कंपोनेंट आएगा 3 और तीसरा कंपोनेंट आएगा 1 प्लस √3। This will be the components of the vector in new coordinate system. तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ये पूछा गया था रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जस्ट हमने क्या किया, जो ओल्ड वेक्टर गिवन था उसके ऊपर रोटेशन मैट्रिक्स अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने का मतलब सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आपको न्यू वेक्टर के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, ऑप्शन ए। तो रोटेशन मैट्रिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जब आपको ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट याद होना चाहिए, ये फॉर्मेट याद है तो आप क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई कैप जे कैप के, आई डैश जे डैश के डैश, ये न्यू यूनिट वेक्टर्स है ना। रोटेट करने के बाद क्या आएगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो एक्स डैश के अलोंग यूनिट वेक्टर आई डैश, वाई डैश के अलोंग जे डैश, जेड डैश के अलोंग के डैश। ये न्यू यूनिट वेक्टर्स हैं आफ्टर रोटेशन।
आई थिंक क्लियर है एवरीवन। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। सर सर यहाँ पे माइनस साइन है नीचे वाले में नहीं लगेगा क्या? ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो रहा बताया गया ना, आर वाई ये था, हाँ हाँ तो माइनस साइन तो यहाँ पे ऊपर ही आता है ना, इसके ओके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया। वाई एक्सिस का अबाउट है ना, तो माइनस ऊपर आएगा। ओके सर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेक्टर रोटेशन मैट्रिसेस। तो इन केस ऑफ वेक्टर रोटेशन मैट्रिसेस, वेक्टर रोटेट करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स्ड है। जो पहला केस है रोटेशन ऑफ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में वेक्टर का रोटेशन है। तो सपोज दिस इज एक्स वाई प्लेन। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए। एक्स वाई, दिस इज द origin and some vector is there. This is point P, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ना वेक्टर का रोटेशन हुआ, एक्सिस फिक्स्ड है, वेक्टर का रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज मान चल रहा हूँ। सपोज रोटेट होने के बाद वेक्टर यहाँ पे, दिस इज द न्यू वेक्टर आफ्टर रोटेशन। एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो पिछला केस था जिसमें एक्सिस रोटेट कर रहा था, उसमें वेक्टर तो फिक्स था पूरा। जो वेक्टर है वो पूरा ही फिक्स था, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं चेंज करेगा। जो एक्सिस रोटेशन मैट्रिसेस अभी हमने डिस्कस किए थे, उसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेगा, वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा। इस केस में वेक्टर रोटेट कर रहा है। पहले वेक्टर था ओपी, बाद में रोटेट करके बन गया ओपी डैश। फाई इज द एंगल ऑफ रोटेशन, दिस एंगल इज फाई। अब मेरा क्वेश्चन यह है, इसमें क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा या दोनों चेंज होगा? मैग्नीट्यूड फिक्स, डायरेक्शन चेंज होगा। मैग्नीट्यूड फिक्स्ड, डायरेक्शन चेंज। मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ है ना, ये लेंथ तो फिक्स्ड ही रहेगा। तो लेंथ फिक्स्ड है, एंगल की चेंज, रोटेशन की वजह से डायरेक्शन चेंज होगा। तो इस केस में मैग्नीट्यूड विल रिमेन फिक्स्ड, डायरेक्शन विल चेंज। ठीक है ना। बेसिकली हमें क्या करना है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश, इनके बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। इसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल है, इस एंगल को मानते हैं दिस इज थीटा। तो ये अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इसको हम प्लेन पोलर फॉर्म में देखिए क्या लिख सकते हैं। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट मतलब आर थीटा कोऑर्डिनेट। तो उसके अकॉर्डिंग एक्स को आप लिख सकते हो आर कॉस थीटा, एंड y को आप लिख सकते हो r sin थीटा। थीटा इज द एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ पे r क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनीवन? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो r इज मैग्नीट्यूड ऑफ OP एंड OP डैश, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। y r sin थीटा। बिल्कुल, r sin थीटा होगा। तो x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। जस्ट हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन होता है वो यूज किया। r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। नाउ अगर हम नए वेक्टर की बात करें, उसके लिए क्या है, x डैश y डैश। अब बताइए, जो नया वेक्टर है, जो ग्रीन कलर से शो किया गया नया वेक्टर जो है, वो x के साथ कितने एंगल पे है? नया वेक्टर थीटा प्लस फाई। थीटा प्लस फाई। ये थीटा एंगल तो था, ये फाई एक्स्ट्रा रोटेट हुआ है, थीटा प्लस फाई। तो जो न्यू वेक्टर है उसका जो कोऑर्डिनेट है x डैश, इसको आप लिख सकते हो r cos थीटा प्लस फाई।
एंड जो y डैश है उसको हम लिख सकते हैं r साइन थीटा प्लस फाइव। एंगल चेंज हुआ है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, मैग्नीट्यूड तो सेम है। नाउ हमें x डैश y डैश x y के बीच में रिलेशन पता करना है। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, अगर हम x डैश की बात करें, x डैश इज r cos थीटा प्लस फाइव। यहाँ पे cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो cos a cos b cos थीटा cos फाइव माइनस साइन a साइन b, तो माइनस r साइन थीटा साइन फाइव। जस्ट हमने cos ऑफ a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो यूज किया है। y डैश इसको आप लिख सकते हैं r साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। और एक चीज यहाँ पे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो r cos थीटा है वो बेसिकली क्या है, x, और जो r साइन थीटा है दैट इज y। इससे आपको एक्स वाई और x डैश के बीच में रिलेशन मिलेगा। सिमिलरली अगर हम y डैश की बात करें, y डैश है r साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। यहाँ पे आप साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो r साइन थीटा कॉस फाइव प्लस r कॉस थीटा साइन फाइव। तो यहाँ पे भी आप नोटिस करो, ये जो r साइन थीटा है इसके बदले आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, y, और r cos थीटा के बदले x। तो हमारे पास दो रिलेशंस आ गए इसके बीच में, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश के बीच में। पहला रिलेशन है एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस फाइव माइनस वाई साइन फाइव। दूसरा रिलेशन है y डैश इक्वल टू वाई कॉस फाइव प्लस एक्स साइन फाइव। तो ये रिलेशन है x डैश इक्वल टू एक्स कॉस फाइव माइनस वाई साइन फाइव, y डैश इक्वल टू वाई कॉस फाइव प्लस एक्स साइन फाइव। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये आ जाएगा, cos फाइव माइनस साइन फाइव cos फाइव। चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे cos फाइव है, cos फाइव माइनस साइन फाइव साइन फाइव cos फाइव, एक्स पहले आएगा ना, तो cos फाइव माइनस साइन फाइव cos फाइव। दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स। यहाँ पे जो XY प्लेन में वेक्टर रोटेशन की बात की गई है, इस रोटेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग रोटेशन मैट्रिक्स ये होगा। इसका काम क्या है, इस रोटेशन मैट्रिक्स को अगर आपने ओल्ड वेक्टर के ऊपर ऑपरेट किया आपको न्यू वेक्टर मिल जाएगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को अगर आपने ओल्ड वेक्टर के ऊपर ऑपरेट किया तो आपको न्यू वेक्टर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट चेक कीजिए, एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें जो साइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा है देखिए, प्लस सी माइनस एस प्लस एस प्लस सी। साइन का ये जो सीक्वेंस है ये फॉलो होगा, ये फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। अगर मैं एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स कंपेयर करता हूं, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, देखिए एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स में जब हम XY प्लेन की बात कर रहे थे, एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स में इसमें वेक्टर फिक्स था, एक्सिस रोटेट कर रहा था। इस केस में क्या था, सी एस माइनस एस सी। इसमें रोटेशन तो XY प्लेन में था बट रोटेशन किसका था, एक्सिस का, वेक्टर फिक्स था। ये सीक्वेंस था। अभी जो केस डिस्कस कर रहे हैं इसमें वेक्टर रोटेट कर रहा है, तो C माइनस एस सी। इसमें वेक्टर रोटेट कर रहा है, एक्सिस फिक्स्ड है। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ये क्वेश्चन में जो बोला गया है वो वेक्टर रोटेट कर रहा है या एक्सिस रोटेट कर रहा है।
उसके अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बेसिकली साइन में ही डिफरेंस आता है। एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स में यहां पे -s आया था, वेक्टर रोटेशन में ऊपर -s आएगा। ये कौन सा केस है? जो XY प्लेन में हम रोटेशन कर रहे हैं। तो XY प्लेन में रोटेशन ना करके हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस में भी रोटेशन हो सकता है, 3 डायमेंशनल XYZ स्पेस में। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। रोटेशन ऑफ द वेक्टर इन 3D स्पेस अबाउट Z, X एंड Y एक्सिस। वेक्टर का रोटेशन 3 डायमेंशनल स्पेस में है। 3 केसेस है यहां पर। पहला Z एक्सिस के अबाउट, दूसरा X एक्सिस के अबाउट, तीसरा Y एक्सिस के अबाउट। एंड द रोटेशन मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस। अगर आप एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो थोड़ा साइन में चेंज हुआ है। देखिए इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है? C -S 0 S C 0 0 0 1। एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स में इस टर्म में प्लस साइन आया था, इस टर्म में माइनस साइन आया था, बाकी सेम। ऐसा बाकी भी चेक कर सकते हैं। जो लास्ट वन है Y एक्सिस के अबाउट, यहां पे देखिए साइन क्या है, साइन का जो फॉर्मेट है वो क्या है? C 0 S 0 1 0 -S 0 C। जो एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स था उसमें जब हमने Y एक्सिस वाला पाथ देखा था, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, देखिए Y एक्सिस, रोटेशन Y एक्सिस के अबाउट, यहां पे ऊपर आया था माइनस साइन, नीचे आया था प्लस साइन। ऊपर माइनस साइन, नीचे प्लस साइन। वेक्टर रोटेशन में जस्ट ऑपोजिट है, ऊपर प्लस साइन, नीचे माइनस साइन। मतलब अगर आप एक्सिस रोटेशन मैट्रिसेस याद रखते हैं, वेक्टर रोटेशन मैट्रिसेस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जस्ट आपको ध्यान रखना है साइन वाला जो ये जो साइन वाला टर्म है उसमें प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स याद रखते हैं, वेक्टर रोटेशन मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। जैसे वेक्टर रोटेशन में यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन। एक्सिस रोटेशन में यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे प्लस साइन होगा, बाकी टर्म सेम। याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, जितने सारे मैट्रिक्स याद कैसे रखेंगे। अगर आप एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स याद रखो, वेक्टर रोटेशन मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। बट एक कॉमन पार्ट है, यहाँ पे भी जो हम रोटेशन मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं वो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है एंड देयर डिटर्मिनेंट विल बी +1। यहाँ पर भी जो रोटेशन मैट्रिसेस हैं वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगी और डिटर्मिनेंट जो है वो +1 होगा, जस्ट लाइक एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स। क्लियर एवरीवन? तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये गेट 2019 का क्वेश्चन है, बेसिकली रोटेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड है। प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में बोला गया है, ड्यूरिंग ए रोटेशन द वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स अनचेंज्ड।
कि आप लोगों ने स्कूल लेवल में जियोमेट्री में पढ़ा होगा, जब आप रोटेशन करते हैं, जो पॉइंट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर होता है उनमें कोई चेंज नहीं होता, जो पॉइंट एक्सिस रोटेशन के ऊपर होता है उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो वही चीज बोला गया है, ड्यूरिंग ए रोटेशन वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। जो वेक्टर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर अलोंग हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता। अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी दिया जाता तब भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट स्कूल लेवल में आप लोग पढ़ते हैं, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर वाला जो पॉइंट्स है उनमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब उनके अलोंग जो वेक्टर्स होंगे उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर द रोटेशन मैट्रिक्स दिस, ये रोटेशन मैट्रिक्स गिवन है, इस रोटेशन मैट्रिक्स के लिए यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। इस रोटेशन मैट्रिक्स के लिए यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बताइए, जो भी यूनिट वेक्टर है, मतलब जो भी करेक्ट आंसर है वो किसके अलोंग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। तो यूनिट वेक्टर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है तो क्या रोटेशन की वजह से इस यूनिट वेक्टर का चेंज होगा कुछ? नहीं सर। चेंज नहीं होगा। तो सपोज हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, जो सपोज दिस यूनिट वेक्टर एक कॉलम मैट्रिक्स है ए बी सी इस फॉर्मेट का। सिंस ये यूनिट वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है तो रोटेशन के बाद कुछ चेंज नहीं होगा। तो दिस रोटेशन मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 -1 एंड -1 0 0। अगर हम इस रोटेशन मैट्रिक्स को इस वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सेम वेक्टर वापस आना चाहिए, बिकॉज ये वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। तो विल बी इक्वल टू सेम वेक्टर ए बी सी आर द कंपोनेंट्स। तो जस्ट आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए और दोनों तरफ कंपेयर करके बताइए ए बी सी में कोई रिलेशन आ रहा है। इस दोनों तरफ कंपेयर कीजिए, क्या आ रहा है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आएगा b इक्वल टू ए। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करके कंपेयर कीजिए। सेकेंड रो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा -c इक्वल्स टू c, b आएगा ना, c इक्वल टू -b एंड लास्ट वन c इक्वल टू -a। ये आ रहा है ना। जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों तरफ एलिमेंट्स कंपेयर कीजिए। प्लीज चेक, ये तीन रिलेशन आएंगे। सर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करके देखो, मतलब ये क्या बेसिकली क्या है, इस वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं ए बी सी। ए और बी इक्वल होगा तो ए और बी कंपोनेंट इक्वल होंगे। जो सी कंपोनेंट है वो ए और बी का जो वैल्यू है वो अपोजिट साइन का होगा, मतलब ए और बी अगर 1 1 है तो ये सी क्या होगा, -1 अपोजिट साइन का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में नोटिस कीजिए बोला गया है फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट इक्वल होगा और थर्ड कंपोनेंट ऑपोजिट साइन का होना चाहिए। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें फर्स्ट कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट कितना है 1/√3 और थर्ड कंपोनेंट ऑपोजिट साइन का होना चाहिए। देखिए थर्ड कंपोनेंट सी है -1/√3। ये तो पता ही चल रहा है, ए है 1/√3, बी है 1/√3, दोनों इक्वल है और थर्ड कंपोनेंट ऑपोजिट साइन का है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बोल रहे हैं, कौन सा ऑप्शन? जस्ट आपको ये रिलेशन पता करना है और चेक करना है कौन सा ऑप्शन उस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। बी ऑप्शन फॉलो कर रहा है।
बाकी कोई भी ऑप्शन चेक कीजिए, इन सबको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ए बी सेम होना चाहिए और सी ऑपोजिट साइन का होना चाहिए, उसके इक्वल ऑपोजिट। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन ऑप्शन डी में वो 2i + 2j नहीं रहता वहां पे। यहाँ पे तो 2i 2j है, यहाँ पे -2 है। यस सर नहीं है। नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने भी कमेंट किया है ये जो ए बी सी है ये इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर होगा, बिल्कुल सही। अब चेक करके देखो, ये जो रिलेशन लिखा गया है ये बेसिकली एक आइगन वैल्यू इक्वेशन ही है। ए मैट्रिक्स एक्टिंग ऑन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है? और आइगन वैल्यू कितना है? 1 है। तो ये भी आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये जो यूनिट वेक्टर आएगा इट विल बी एन आइगन वेक्टर ऑफ द रोटेशन मैट्रिक्स। जो रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा है वो एक आइगन वैल्यू इक्वेशन ही है। तो यूनिट वेक्टर जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इज एन आइगन वेक्टर ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तब ये भी कर सकते थे, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैलकुलेट करो, किसके कॉरिस्पॉन्डिंग? लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग। जो यूनिट वेक्टर है वो इस रोटेशन मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है। ये इक्वेशन देखकर समझ में आ रहा है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा 1 है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस रोटेशन मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है, लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग। तो आप ये भी कर सकते थे, इस रोटेशन मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर कैलकुलेट करो, जो स्टैंडर्ड टेक्निक है, इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट करो लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग। अगर आप आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तब भी ये सेम रिलेशन आएगा। आइगन वेक्टर कैलकुलेशन का स्टैंडर्ड टेक्निक यूज करना है, वहां पे जिसको हम x1 x2 x3 नहीं बोलते आइगन वेक्टर में। x1 को यहाँ पे a बोला गया है, x2 को b बोला गया है, x3 को c बोला गया है। तो ये जो रिलेशन है ये x1 x2 x3 के बीच में ही है। x1 x2 x3 क्या है? आइगन वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स। तो आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। किसी ने क्वेश्चन ये पूछा है, जो प्रॉपर रोटेशन क्या होता है? प्रॉपर रोटेशन मींस ओनली रोटेशन, और इम्प्रॉपर रोटेशन होता है रोटेशन फॉलोड बाय ए रिफ्लेक्शन। तो प्रॉपर रोटेशन का मतलब होता है ओनली रोटेशन, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। हम अभी तक जो भी डिस्कस कर रहे थे वो प्रॉपर रोटेशन है, जस्ट हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। इम्प्रॉपर रोटेशन का मतलब होता है रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो सारा प्रॉपर रोटेशन है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये नेट दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। जब हमने मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ा था, उनके प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया? ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज गिवन है, दिस एंड दिस, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाइज। तो ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज गिवन है e टू द पावर iota pi by 5, e to the power iota pi by 6. What is the smallest value of n such that a to the power n is equal to identity matrix? ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। n का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। अब बताइए, अगर a मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आपको पता है तो a टू द पावर n का आइगन वैल्यू भी आप बता सकते हैं। a टू द पावर n का आइगन वैल्यू क्या होगा?
लैम्डा की पावर n। n लग जाएगा। जो आइगन वैल्यूज हैं उनके पावर में n चला आएगा, e टू द पावर आयोटा n पाई बाई 5, e टू द पावर आयोटा n पाई बाई 6, ये चला आएगा। अब बताइए, जो क्वेश्चन में बोला गया a टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो a टू द पावर n है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब इनके आइगन वैल्यूज भी इक्वल होंगे। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आइगन वैल्यू भी इक्वल होगा, आइगन वैल्यू ऑफ i। अब a टू द पावर n, इसका आइगन वैल्यू तो ऊपर अभी कैलकुलेट किया हमने, e टू द पावर आयोटा n पाई बाई 5 and e to the power iota n pi by 6। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है? 1 1 1 1। तो मैट्रिक्स इक्वल है तो आइगन वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। तो देखिए हम यहां से क्या बोल सकते हैं, e टू द पावर आयोटा n पाई बाई 5 equal to 1 and e to the power iota n pi by 6 equal to 1। दोनों 1 है तो कंपेयर करके हम बोल सकते हैं e to the power iota n pi by 5 ये भी 1 होना चाहिए, e to the power iota n pi by 6 ये भी 1 होना चाहिए। जस्ट चेक कीजिए n के किस 4 ऑप्शंस गिवन है, n के किस वैल्यू के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। n equals to 60 के लिए जो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप n इक्वल टू 60 रिप्लेस करेंगे तब भी दोनों सेटिस्फाई करेंगे, n इक्वल टू 120 रिप्लेस करेंगे तब भी दोनों सेटिस्फाई करेंगे। बट क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा गया है तो आंसर होगा 60। जस्ट n के वैल्यूज क्या है, 20 30 60, तो n का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कीजिए। किस n के लिए दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों कंडीशन एक कंडीशन सेटिस्फाई करने पे काम नहीं चलेगा, दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, दोनों 1 आना चाहिए। और ये तो हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा था, जो यहाँ पे यूज जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, e टू द पावर आयोटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई equal to 1 and e to the power iota odd multiple of pi -1 equal to -1। जब भी कैलकुलेशन करेंगे आपको ये चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो n इक्वल टू 60 एंड n इक्वल टू 120 के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा गया है, इसलिए 60 करेक्ट आंसर है। क्लियर है एवरीवन? मैं आगे प्रोसीड करूंगा। यह सिंपलेस्ट टेक्निक, आइगन वैल्यू कैलकुलेट करो, 1 के साथ कंपेयर कर लो, इसके लिए मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेट दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कॉलम वेक्टर गिवन, एलिमेंट्स क्या है, ए बी ए, ये कॉलम वेक्टर। दिस इज ए साइमल्टेनियस आइगन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। ये ए एंड बी के साइमल्टेनियस आइगन वेक्टर है। साइमल्टेनियस आइगन वेक्टर का मतलब ये ए का भी आइगन वेक्टर है, बी का भी आइगन वेक्टर है। ये जो कॉलम वेक्टर है ये ए मैट्रिक्स का भी आइगन वेक्टर है, बी मैट्रिक्स का भी आइगन वेक्टर है। तो पूछा गया है ये कॉलम वेक्टर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है ए बी ए,
इस ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए सच दैट ये कॉलम वेक्टर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर होंगे। तो इनके एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ये एलिमेंट कुछ भी हो और ये आइगन वेक्टर हो जाएगा। आइगन वेक्टर जो है वो उसमें कुछ पर्टिकुलर रिलेशन होने चाहिए। तो इन आइगन वेक्टर के एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है यही बेसिकली पता करना है, सच दैट ये दोनों के आइगन वेक्टर बन जाए, ए का भी आइगन वेक्टर बन जाए, बी का भी आइगन वेक्टर बन जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ए। ए ऑप्शन में बोला गया है स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों जीरो हैं, अगर दोनों जीरो हो जाएं तो ये कॉलम वेक्टर क्या बन जाएगा, नल। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना, और ट्रिवियल सॉल्यूशन आइगन वेक्टर तो नहीं होता। अगर ए बी दोनों जीरो बन जाए तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा, और ट्रिवियल सॉल्यूशन आइगन वेक्टर तो नहीं होता। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज ट्रिवियल सॉल्यूशन आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में दो चीजें, दो रिलेशन लिखे गए हैं, एक है b इक्वल टू ए और दूसरा है b इक्वल टू -2a। मैं इनमें से एक चेक करता हूं। ठीक है, चेक आपको दोनों का एंड बोला गया, दोनों चेक करने हैं। तो b इक्वल टू ए, फॉर b इक्वल टू ए जो ये कॉलम मैट्रिक्स है x, ये क्या होगा, देखिए फॉर्मेट क्या बनेगा, ए ए ए। जस्ट हमने क्या किया, b के बदले a रिप्लेस कर दिया, b इक्वल टू a है तो यहाँ पे b के बदले a रिप्लेस कर दिया, a a a। लेट्स चेक ये a एंड b मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है या नहीं। तो क्या करते हैं, a मैट्रिक्स को x के ऊपर ऑपरेट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, a इंटू एक्स। अगर लैम्डा x आ जाता है तो आइगन वेक्टर होगा। तो a क्वेश्चन में गिवन है। अरे कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज मैट्रिसेस जो है उसमें देखिए मोस्ट ऑफ द एलिमेंट 0 या 1 है, मोस्ट 0 है या 1 है, तो कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं होगा। तो दिस इज ए मैट्रिक्स, इंटू एक्स, एक्स मैट्रिक्स है ए ए ए। अब बताइए मल्टीप्लाई करने पे क्या सेम मैट्रिक्स आ रहा है, सेम वेक्टर आ रहा है? यस सर। हाँ सर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सेम, साथ में कोई कांस्टेंट आ सकता है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू एक्स। अब देखिए हम स्टार्ट कहां से कर रहे थे, ए एक्स इक्वल टू आ गया 1 इंटू एक्स। ये क्या आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है, ए एक्स इक्वल टू 1x। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर होगा, और आइगन वैल्यू कितना है, 1। ऐसे अगर हम बी मैट्रिक्स के लिए चेक करें, बी मैट्रिक्स भी क्वेश्चन में गिवन है 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2a 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 सेम आएगा सर, कांस्टेंट 2a 2a। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 2x। ये क्या आइगन वैल्यू इक्वेशन है, यस सर। dx इक्वल टू लैम्डा x। इसमें लैम्डा कितना है, 2। 2 तो ये जो x है b इक्वल टू a के लिए जो x आया था, दिस x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स a एज वेल एज मैट्रिक्स b। a b दोनों मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है, आइगन वैल्यू अलग है। साइमल्टेनियस आइगन वेक्टर का मतलब आइगन वैल्यू सेम होगा जरूरी थोड़ी ना है, आइगन वेक्टर होना चाहिए दोनों का। आइगन वैल्यू सेम आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, इस केस में डिफरेंट है 1 - 2।
ऐसे या बी ऑप्शन में दूसरा कंडीशन गिवन है, दूसरा कंडीशन क्या है, b इक्वल टू -2a, b इक्वल टू -2 के लिए आइगन वेक्टर आप लिख सकते हो, देखिए a -2a a, इसमें भी आप चेक करके देखो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, ax इक्वल टू आ जाएगा ax इक्वल टू आएगा 1x, ये तो सेम आएगा, एंड अगर आप b के साथ b कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, bx इक्वल टू आ जाएगा 1a माइनस a प्लस 2a माइनस 1 इंटू x, -1x। तो जो दूसरा रिलेशन गिवन है b इक्वल टू -2a, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग इस वेक्टर को जस्ट b के बदले -2a रिप्लेस कर दीजिए, ये आ जाएगा। और ये वेक्टर भी a b दोनों का ही आइगन वेक्टर होगा, a में आइगन वैल्यू 1 आएगा, b में आइगन वैल्यू -1। तो ऑप्शन बी में जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दोनों का आइगन वेक्टर आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन। जस्ट आपको चेक करना है किस रिलेशन के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ए के लिए भी आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, बी के लिए भी आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। आइगन वैल्यू कुछ भी आ सकता है, सेम डिफरेंट कुछ भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है ना इस टाइप के, जैसे अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और पूछा जाए जिस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर क्या होगा, एक मैट्रिक्स गिवन है और 4 ऑप्शन दिया गया है और बोला गया इनमें से कौन सा मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर होगा, अगर ये पूछा गया तो अब क्या कीजिए, चेक कीजिए कौन सा आइगन वेक्टर, कौन सा ऑप्शन आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रिपीट कर रहा हूं, मैट्रिक्स गिवन है, उसका एक आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है, आइगन वैल्यू गिवन नहीं है, मैट्रिक्स गिवन है और बोला गया इसका एक आइगन वेक्टर कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, चारों ऑप्शन चेक कीजिए किस ऑप्शन में आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जिस ऑप्शन में आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो आइगन वेक्टर होगा, और जिस ऑप्शन में आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आइगन वेक्टर नहीं होगा। तो आइगन वेक्टर आइडेंटिफाई करने का ये भी एक टेक्निक है, बिकॉज आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अगर ऑप्शन ना होता तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता, बट ऑप्शन है तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं किसके लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। और ध्यान रखिएगा कभी ट्रिवियल सॉल्यूशन मत लीजिएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आइगन वेक्टर नहीं होता। अगर ऑप्शन में ट्रिवियल सॉल्यूशन गिवन है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज ट्रिवियल सॉल्यूशन कैन नॉट रिप्रेजेंट एन आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ठीक है, हेलो, हाँ बताइए बताइए। इसने बोला है ए एंड बी हैव सेम आइगन वेक्टर, देन ए एंड बी शुड कम्यूट। इससे क्या आंसर आ सकता है? देखिए ए बी तो कम्यूट करेगा, बट हमें कम्यूटेशन नहीं कैलकुलेट करना, आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना। ए बी कम्यूट तो करेगा, बट ए बी हमारे पास अननोन थोड़ी ना है, ये मैट्रिक्स है। सपोज आपने इन दोनों का कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट किया, 0 आ जाएगा, बट इससे हमें इनके बारे में पता कैसे चलेगा? हमें तो ये कैलकुलेट करना है ना आइगन वेक्टर। इनका कम्यूटेटर ब्रैकेट तो 0 आएगा ही, बट इसमें कोई इनका कम्यूटेटर कैलकुलेट करेंगे तो ए बी के बारे में थोड़ी ना कोई आइडिया मिलेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी के बारे में। तो आपने जो बोला है वो सही है, लेकिन उससे आइगन वेक्टर मुश्किल है, ठीक है। अभी किसी ने चैट बॉक्स में ये चीज बोला है, राइट, इससे भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शंस ऐसे गिवन है, ये भी एक अच्छा तरीका है, सिंस ऑप्शन गिवन है और ऑप्शन ऐसा गिवन है जब दूसरा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो।
ये अच्छा तरीका है बिल्कुल। आप एक चीज नोटिस करो, जो ए मैट्रिक्स गिवन है वो है 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ऐसा बी मैट्रिक्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। बी मैट्रिक्स है मतलब 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो, जो फर्स्ट ए मैट्रिक्स है इनके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सम कितना है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो कितना है? 1 1। इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स है उसका एक आइगन वैल्यू जरूर क्या होगा? 1 ही होगा। 1 होगा। 1 आएगा। एक आइगन वैल्यू तो 1 आएगा ही आएगा। एंड इस आइगन वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो क्या फॉर्मेट होता है? 1 1 1 1 1 1। सिमिलरली अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें, इसमें भी आप रोज के एलिमेंट्स का सम करो, इक्वल नहीं आ रहा है? 2 हाँ सर 2 आ रहा है। तो बी मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू 2 तो आएगा ही, एंड 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर का फॉर्मेट क्या होगा? 1 1 1 1 1 1। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे दोनों का आइगन वेक्टर सेम ही तो है, 1 1 1। आइगन वैल्यू अलग है, आइगन वेक्टर सेम है। अगर आपको बोला जाए इनके कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है? x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3। और इसी को क्वेश्चन में ABC बोला गया है, A इक्वल टू B इक्वल टू C। इसके लिए भी ये ट्रू है। तो बताइए A इक्वल टू B, जो कॉमन आइगन वेक्टर है उसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C होना चाहिए, तीनों एलिमेंट इक्वल होंगे। ये A इक्वल टू B इक्वल टू C, ये रिलेशन आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? बी। एक ही ऑप्शन है, B इक्वल टू A। बाकी किसी ऑप्शन में B इक्वल टू A नहीं है। अगर किसी दूसरे ऑप्शन में भी B इक्वल टू A होता तब में भी इससे ना पता चले, बट एक ही ऑप्शन है B इक्वल टू A, तो इससे भी पता लगा सकते हैं। बस आइगन वेक्टर में ये रिलेशन आना चाहिए 1 1 1 A इक्वल टू B, और ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है ना? तो ऑप्शंस ऐसे हैं जो इस प्रॉपर्टी से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज ट्राई दिस। ऑप्शन सी। ये नेट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए क्या बोला गया है, A इज ए नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। द कॉलम्स ऑफ विच आर डिनोटेड बाय द वेक्टर्स A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। तो A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिनके कॉलम्स को A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब क्या है, जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। जैसे A वेक्टर है, A वेक्टर का जो फर्स्ट कॉलम होगा वो A वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो A वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो फर्स्ट रो में आएंगे, B वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेकंड रो में है, एंड सिमिलरली C वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो थर्ड रो में है। तो A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो A मैट्रिक्स के
फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और क्या बोला गया, UVW denotes the vectors of the corresponding columns of this matrix। जो ये मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज इनवर्स, इस मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं उनको UVW वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया। मतलब UVW इन 3 वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स होंगे वो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो UVW और ABC में क्या रिलेशन। अब आप यहां पे नोटिस करो, अगर A मैट्रिक्स के कॉलम्स ABC वेक्टर्स हैं तो इसका जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज करते हैं तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। तो अगर जब ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो ये वेक्टर कॉलम के अलोंग रहेंगे या रो के अलोंग चला जाएगा, रो के अलॉन्ग। रो। तो जो फर्स्ट रो है वो A वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, जो सेकंड रो है वो B वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, और थर्ड रो जो है वो C वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। बोल सकते हैं रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। नाउ अगर आपको ये पूछा जाए, आपने मैट्रिक्स लिया A ट्रांसपोज इनटू इसका इनवर्स, A ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज इनवर्स क्या आएगा? एनीवन? डेगर, ए डेगर। सही से बताइए, मैट्रिक्स और इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ये A ट्रांसपोज है, कोई हाँ, मैट्रिक्स सर, है हाँ। और ये उसका इनवर्स है तो आई आएगा। ठीक है ना। और हम ये क्यों कर रहे हैं, देखिए हमें जो UVW बोला गया है वो किसके कॉलम्स है, A ट्रांसपोज इनवर्स के। तो A ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जैसे यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दिया गया था तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर मेंशन कर दिया गया तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप A मैट्रिक्स की बात करो, सॉरी A ट्रांसपोज मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में क्या है, A वेक्टर, सेकंड रो में B वेक्टर, एंड थर्ड रो C वेक्टर। ठीक है, और A ट्रांसपोज इनवर्स जो है उसके कॉलम्स क्या है, U वेक्टर, B वेक्टर, V वेक्टर, W वेक्टर। तो A ट्रांसपोज इनवर्स का जो कॉलम है दैट इज U वेक्टर, सेकेंड कॉलम V वेक्टर एंड थर्ड कॉलम W वेक्टर। लिख सकते हैं ये, और इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्मेट भी हमें पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके, दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करके कंपेयर कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, राइट हैंड साइड में ये जो 1 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट किसके किसके मल्टीप्लिकेशन से आएगा, A and U. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, Yes, sir. फर्स्ट रो, लुक एट द पॉइंटर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये एलिमेंट आएगा। तो देखिए फर्स्ट रो में क्या है A, फर्स्ट कॉलम में क्या है U, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ही तो आएगा जब प्रोडक्ट करेंगे आप। तो A डॉट U इक्वल टू कितना होगा, 1। ठीक है, या U डॉट A, डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूट करता है। ये जो एलिमेंट है 0, ये किसके किसके प्रोडक्ट से आएगा, 0, B और B U। and U. सॉरी
इसकी बात नहीं करते बिकॉज उससे तो v पता चलेगा आई थिंक। इस एलिमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो में क्या है? फर्स्ट रो में है a और फर्स्ट सेकंड कॉलम में v। दिया जाएगा a डॉट v इक्वल टू 0। ऐसे आप ईच एंड एवरी एलिमेंट कैलकुलेट करो, मतलब कैलकुलेट करो लेफ्ट हैंड साइड में और कंपेयर करो 1 और 0 के साथ। a डॉट w 0, ऐसे आएगा b डॉट u 0, b डॉट v 1, b डॉट w 0, और ऐसे c वेक्टर के लिए भी आप लिख सकते हो। जस्ट आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन करो और राइट हैंड साइड में जो 1 और 0 है उसके साथ कंपेयर करो, यू विल गेट दिस। ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी। u डॉट a इक्वल टू 1, u डॉट b इक्वल टू 0 एंड u डॉट c इक्वल टू 0, ये रिलेशन है। ठीक है, इसमें वेक्टर लिखने का जरूरत ही नहीं। किसी ने बोला डॉट प्रोडक्ट कैसे आया, वेक्टर लिख, ऐसे लिख लो। ए वेक्टर का मतलब क्या है? a1 a2 a3, यहाँ पे क्या आएगा? a1 a2 a3। u वेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? u1 u2 u3। जब आप प्रोडक्ट करोगे इस रो का और इस कॉलम का तो क्या बनेगा? a1 u1 a2 u2 a3 u3। तो वो क्या डॉट प्रोडक्ट नहीं है? जस्ट आप इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करके राइट हैंड साइड में जो 1 और 0 है उसके साथ कंपेयर कर लो, यू विल गेट द आंसर। सर जो ए ट्रांसफॉर का इनवर्स लिखा है सर, उसमें डिटर्मिनेंट भी तो आता है इनवर्स निकालते तब। हम इनवर्स हम कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं? हम तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन गिवन है ना। ए ट्रांसपोज इनवर्स के कॉलम्स होंगे यूवीडब्ल्यू, तो हमने उस हिसाब से लिख दिया है। ओके सर। हम थोड़ी ना डिटर्मिनेंट एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ओके सर। क्वेश्चन क्या है? Any other question in this? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Please try this question। ये गेट 2018 का क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं, वेक्टर का मतलब आइगन वेक्टर होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। वेक्टर का मतलब आइगन वेक्टर होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वेक्टर आइगन वेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लास में। तो इसी क्वेश्चन में अगर वेक्टर लिखा गया है वो आइगन वेक्टर होगा ही, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आइगन वेक्टर बोलेंगे, अगर आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आइगन वेक्टर नहीं बोलेंगे। वेक्टर ऑलवेज आइगन वेक्टर नहीं होता। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में 4 आर्बिट्ररी मैट्रिसेस हैं EF GH और बोल दिया गया EF माइनस FE इक्वल टू 0, मतलब EF और FE इक्वल है, EF इज इक्वल टू FE इक्वल है। तो ट्रेस ऑफ EF GH क्या होगा? अगर EF और FE इक्वल है तो ट्रेस ऑफ EF GH जो है वो क्या होगा पूछा गया है। तो हमने जब ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? ट्रेस ऑफ EF GH। बताया गया था जब आप 4 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं EF GH, उसका ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में मूव करें तो ट्रेस सेम रहेगा, एंटी साइक्लिक में मूव करें तो ट्रेस सेम रहेगा। जब प्रोडक्ट कैलकुलेट करें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं, साइक्लिक या एंटी साइक्लिक, तो ट्रेस सेम आता है। यहां पे बताइए EF के बदले हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? पहले FE, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया, ये बन जाएगा FEGH। तो आप बताइए ये दिस विल बी इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं
ये ABCD है, फॉर्मेट चेक कीजिए, दिस इज ABCD। तो ट्रेस ऑफ ABCD पूछा गया है, इसको हम लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ BCDA। BCDA मतलब EGHF। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था पहले, मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा था, BCDA। ऐसे और भी होते हैं, इसी से हमें आंसर पता चल रहा है। कौन सा आंसर करेक्ट है? डी। सिंपल। जस्ट आपको पहले स्टेप में EF इक्वल टू FE रिप्लेस करना है जैसा क्वेश्चन में गिवन है, और फिर ट्रेस का जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था वो यूज करेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन डी मैच कर रहा है। क्लियर है एवरीवन? तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सर ये कंडीशन गिवन नहीं होती तो ऑप्शन ए आता ना आंसर। अगर कंडीशन गिवन ना होता तो ऑप्शन ए कैसे आ रहा है? FGHE नहीं, तब तो No. कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर ये रिलेशन आ गिवन होता तो आना चाहिए HEFG, मैच नहीं कर रहा। और ये क्या मैच कर रहा है? GF नहीं, तो ये नहीं सर। जी आता GHEF। अगर ये ऑप्शन गिवन ना, ये कंडीशन गिवन ना होता तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। सर ये ट्रेस की प्रॉपर्टी है। ट्रेस की प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास के नोट्स चेक कीजिए, उसमें बताया गया था। ट्रेस ऑफ ABCD, ट्रेस ऑफ BCDA, ट्रेस ऑफ CDAB इक्वल होता है। ओके सर। मीन सर साइक्लिक हो रहा है तब भी, और साइक्लिक नहीं है तब भी वो इक्वल ही है अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। ओके। साइक्लिक और एंटीसाइक्लिक। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये TFR 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक 4x4 मैट्रिक्स गिवन है और पूछा गया है इस मैट्रिक्स का जो एक्सपोनेंशियल होगा e⁴ उस एक्सपोनेंशियल का ट्रेस पूछा गया है। एक 4x4 मैट्रिक्स है, इसके एक्सपोनेंशियल का ट्रेस। ये भी क्वेश्चन हो सकता था कि इस मैट्रिक्स का एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट कीजिए, बिकॉज ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। जो मैट्रिक्स गिवन होता है उसका एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट कीजिए। एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज तो करते हैं, आज क्लास के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया। ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, बिकॉज सिंस ये 4x4 मैट्रिक्स है। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आइगेन वैल्यू चाहिए, आइगेन वेक्टर चाहिए। तो ये एक 4x4 मैट्रिक्स है, इसका आइगेन वैल्यू कैलकुलेट करना, आइगेन वेक्टर कैलकुलेट करना इज ए लेंदी प्रोसेस। और सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो सब कुछ चाहिए, आइगेन वैल्यू भी चाहिए, आइगेन वेक्टर भी चाहिए। तो क्या कोई दूसरा टेक्निक है एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करने का? कोई क्वेश्चन ना? नहीं सर, सी आंसर। नहीं। तो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करने का दूसरा टेक्निक भी है। बी। हम यहां पर जो भी आप सी और बी बता रहे हैं, रीजन क्या है? मतलब सडनली आंसर पता कैसे चला? सर वो ट्रेस मतलब हमने पढ़ा ना कि अगर आइगन वैल्यूज जो गिवन है वो मैट्रिक्स के उसके पावर्स में अगर हम ले जा लें एक्सपोनेंशियल के, उनका सम कर दें। तो इसका आइगन वैल्यू आपको पता है? इसका आइगन वैल्यू ये थोड़ी ना है। नो। नहीं नहीं सर। तो आप डायरेक्ट ये कैसे बता रहे हैं? आपको इसका आइगन वैल्यू कैसे पता चला? लेकिन पता चल सकता है, इतना कम टाइम में कैसे पता चला? मेरा ये क्वेश्चन है। तुक्का मारे हैं सर ये। तो यहां पर जो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करने का टेक्निक है, हम एक्सपोनेंशियल का सीरीज एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। I प्लस A प्लस A² 2 फैक्टोरियल
प्लस ए स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ए क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल सॉरी एंड सो ऑन। ये एक्सपोनेंशियल का सीरीज एक्सपेंशन। तो जब किसी मैट्रिक्स का एक्सपोनेंशियल पूछा जाता है तो ये टेक्निक भी, ये सीरीज एक्सपेंशन भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या फायदा होता है, आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो ए तो क्वेश्चन में गिवन है, आप पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करो। ए स्क्वायर कितना आ रहा है, ए इंटू ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी आ रहे हैं उस पर। ये मेथड मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करो और आपको ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है, एनीवन प्लीज कैलकुलेट। इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा और डायगोनल एलिमेंट्स होंगे माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। तो इसका स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, ए इंटू ए डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, उससे माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू आई। तो ए स्क्वायर जो कैलकुलेट किया उसी को यूज करके आप ए क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बदले आप लिख सकते हो माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 आई इंटू ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू ए। आई इंटू ए होता है, ए क्यूब भी आ जाएगा। ऐसे अगर आप ए टू दी पावर 4 कैलकुलेट करें, ए टू दी पावर 4 है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ए स्क्वायर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, वो रिप्लेस करते हैं। ए स्क्वायर इज माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू आई, इसका स्क्वायर दिया जाएगा पाई टू दी पावर 4 अपॉन 256 आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आई। इस तरीके से आप ये पावर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, वो आई के टर्म्स में आ गया, तो ए स्क्वायर को यूज करके ही आप हायर पावर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर 4 कैलकुलेट किया उसको इस सीरीज एक्सपेंशन में रिप्लेस करते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। e टू दी पावर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या था i प्लस ए स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और ए स्क्वायर के बदले हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 आई। प्लस ए क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल ए क्यूब के बदले आप लिख सकते हो माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू ए। प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल एंड ए टू दी पावर 4 के बदले आप लिख सकते हो पाई टू दी पावर 4 अपॉन 256 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे आप बाकी टर्म्स भी ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कुछ टर्म्स आए हैं जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। जैसे देखिए फर्स्ट टर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, थर्ड टर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फिफ्थ टर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑल्टरनेट टर्म्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसमें ए प्रेजेंट है।
ए मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स ऑल्टरनेटली आया है। जैसे फर्स्ट टर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकंड टर्म में ए, थर्ड में आई, फोर्थ में ए, ऐसे ऑल्टरनेट करके आया है। तो हम क्या करेंगे, जो आई वाले टर्म्स है ना उसको एक साथ लिखेंगे और जो ए वाले टर्म्स है उनको एक साथ लिखते हैं। देखिए जो आई वाले टर्म्स है उनको अगर आप एक साथ लिखो तो आई कॉमन चला जाएगा एंड कॉमन जाने के बाद देखिए आएगा 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस 1/4 फैक्टोरियल पाई टू द पावर 4 बाई 256 एंड सो ऑन। जिन टर्म्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है उनको एक साथ लिखेंगे तो आई कॉमन चला जाएगा और ये आ जाएगा, और जिन टर्म्स में ए आया है ए मैट्रिक्स उनको एक साथ लिख रहे हैं, ए कॉमन लेंगे, रिमेनिंग पार्ट 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू पाई स्क्वायर बाई 16। अगर आप पिछले लाइन में और एक टर्म लिखते तो वो आता 1/5 फैक्टोरियल पाई टू द पावर 4 बाई 256। अगर और एक टर्म वहां पे कैलकुलेट करते a टू द पावर 5 याद आता एंड सो ऑन। तो आई वाले पार्ट को अलग लिखा और ए वाले पार्ट को अलग लिख लिया। अब चेक करके देखो ये दो स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपेंशन है। ये किसका एक्सपेंशन है? cos raised to 16 cos थीटा और cos x का, और x यहाँ पे है पाई बाई 4। cos थीटा होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये एग्जैक्टली कोसाइन का एक्सपेंशन। और सेकेंड पार्ट में जो सीरीज आया है वो किसका एक्सपेंशन है? साइन, नॉट एग्जैक्टली साइन, साइन थीटा अपॉन थीटा। साइन थीटा का जो एक्सपेंशन है उसको 1/थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा, ये आएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल। तो साइन थीटा का जो एक्सपेंशन है उसको थीटा से डिवाइड कर दीजिए या 1/थीटा से मल्टीप्लाई की बात है, ये आ जाएगा। ये 1/थीटा साइन थीटा का एक्सपेंशन। और थीटा के बदले क्या है देखिए, जैसे यहाँ पे थीटा स्क्वायर है, थीटा स्क्वायर के बदले पाई स्क्वायर बाई 16 है तो थीटा इज पाई बाई 4। यहाँ पर भी थीटा स्क्वायर के बदले पाई स्क्वायर बाई 16, थीटा पाई बाई 4 है। तो ये आएगा आई कॉस पाई बाई 4 प्लस ए 1/थीटा, थीटा इज पाई बाई 4 तो 1/थीटा साइन थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको e टू द पावर a का फॉर्म मिल जाएगा। e टू द पावर a इज इक्वल टू i बाई √2 cos पाई बाई 4 1/√2। और सेकेंड पार्ट चेक कीजिए, ये आएगा 4 बाई पाई इंटू 1/√2, तो ये आएगा 2√2 अपॉन पाई इंटू a। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स गिवन था उसके एक्सपोनेंशियल का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता था, मैट्रिक्स है उसका एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करो। तो हमने जस्ट क्या किया, एक्सपोनेंशियल का जो सीरीज एक्सपेंशन होता है वो यूज किया है। नाउ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ट्रेस कैलकुलेट करो। तो ट्रेस ऑफ e टू द पावर a,
तो 1/√2 ये तो बाहर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इंटू ट्रेस ऑफ आई प्लस 2√2 अपॉन पाई ट्रेस ऑफ ए। लिख सकते हैं ना, ये तो प्रॉपर्टी था ट्रेस का। मैट्रिक्स के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में रहता है, जैसे 1/√2 है, तो वो ट्रेस के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब बताइए ट्रेस ऑफ आई कितना है? 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस उसके ऑर्डर के साथ इक्वल होता है, और यहाँ पे ऑर्डर 4x4 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस उसके ऑर्डर के साथ इक्वल है, जो इस केस में 4 है। और ट्रेस ऑफ ए कितना है? 0। तो सॉल्व करके बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ट्रेस कैलकुलेट करना था, राइट ऑप्शन ए 2√2 आ जाएगा ना, फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से हम ये ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक तरीका भी है, हम आइगन वैल्यू का हेल्प भी ले सकते हैं, अभी बता रहे हैं इसको। ये मेथड मैंने इसलिए बताया बिकॉज ये क्वेश्चन भी हो सकता था एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करो, तो ये भी एक टेक्निक है एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करने का। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, और एक मेथड इसका डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा टेक्निक है। अभी हमने मैट्रिक्स का स्क्वायर कैलकुलेट किया था और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया था। हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया और ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया था -π² इंटू आई। तो मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है? यस सर। इट इज नॉट द करेक्ट। कैसे पॉसिबल है? 4x4 मैट्रिक्स है, फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन आना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो नहीं है। तो यहां से हम क्या एग्जैक्ट आइगन वैल्यूज पता कर सकते हैं या पॉसिबल आइगन वैल्यूज? पॉसिबल आएगा ना। पॉसिबल। तो यहां से आप लिख सकते हो λ² इज इक्वल टू -π²/16। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करो, जो पॉसिबल लैम्डाज है वो क्या क्या हो सकता है? iota π/4 और -iota π/4। इन दोनों में से कुछ हो सकता है। पॉसिबल क्यों? बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है। 4x4 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन सकता। तो पॉसिबल आइगन वैल्यूज इन दोनों में से कुछ है। ठीक है, अब एग्जैक्ट आइगन वैल्यूज कैसे पता करेंगे? देखिए, जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है उसका ट्रेस कितना है वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 0 था, तो जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है उसका ट्रेस कैलकुलेट कीजिए, 0 आएगा। ट्रेस होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यू, λ1 + λ2 + λ3 + λ4, ये 0 होना चाहिए। तो आइगन वैल्यू के दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, +iota π/4 -iota π/4, और इनका सम 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? 2 iota π/4 और 2 -iota π/4। 2 आइगन वैल्यूज iota π/4, 2 आइगन वैल्यूज -iota π/4, तभी सम 0 हो सकता है। जितने आइगन वैल्यूज पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, इक्वल ऑपोजिट 0 हो जाएगा ऐड करेंगे तो आप बताइए, अगर आपको ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पता है तो क्या आप e⁴ मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू नहीं बता सकते? e⁴ λ1, e⁴ λ2 एंड सो ऑन। तो ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू अगर हमें पता है तो हम e⁴ का भी आइगन वैल्यू बता सकते हैं, यह आ जाएगा। और λ1 के वैल्यूज हमें पता है।
हमें क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे हम e⁴ मैट्रिक्स पता ही नहीं कर रहे, डायरेक्ट आइगन वैल्यू से ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, इनका सम। तो पहला आइगन वैल्यू है e⁴ प्लस e⁴ प्लस e⁻⁴ प्लस e⁻⁴ इनको ऐड करके देखिए, 2 कॉमन चला जाएगा, 2 इंटू e⁻⁴ प्लस e⁻⁻⁴ इसका कॉस π/4 में लिख सकते हैं। ये होगा 4 cos π/4। सेम रिजल्ट आया जो फर्स्ट मेथड से आया। इसमें हमने मैट्रिक्स से कैलकुलेट नहीं किया e⁴ क्या है। हमने क्या किया, पहले चेक कर लिया a² इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां से हमें पॉसिबल आइगन वैल्यूज पता चल जाएंगी। ट्रेस ऑफ a 0 है, तो वहां से हमें एग्जैक्ट आइगन वैल्यू पता चल जाएगा। 2 आइगन वैल्यू ये आएगा, 2 आइगन वैल्यू ये आएगा। अगर हमें a का आइगन वैल्यू पता है तो e⁴ का भी लिख सकते हैं, और ट्रेस ऑफ e⁴ क्या होगा, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो आंसर सेम है, 2√2, एक दूसरा तरीका है। क्लियर है एवरीवन? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट ये जस्ट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए n/n हर्मिशियन मैट्रिक्स A is not a multiple of identity matrix। तो A एक n×n हर्मिशियन मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल नहीं है, ये मेंशन कर दिया गया। तो A इज ए n/n हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो रियल आइगन वैल्यूज होंगे, एंड A इज नॉट इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी। कोई बता सकता है ये जो पहले लाइन में लिखा गया है, इससे आप क्या बता सकते हैं मैट्रिक्स के बारे में? दिस मैट्रिक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी। इससे यू क्यों दिया गया, नहीं दिया था, क्या दिक्कत है? इससे क्या पता चल रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? आइगन वैल्यू नॉट इक्वल प्लस, बिल्कुल 1। नॉट इक्वल टू प्लस, मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू क्या आता है, 1 1 1 1, सारे इक्वल होते हैं। अगर आप k मल्टीप्लाई भी कर दिया, जो ki मैट्रिक्स है इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, k k k, मतलब ki मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज इक्वल हैं। a नॉट इक्वल टू ki होने का मतलब है a मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज आर नॉट इक्वल, आइगन वैल्यूज इक्वल नहीं है। बिकॉज जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसके आइगन वैल्यूज इक्वल होते हैं। अगर i के साथ k मल्टीप्लाई भी करते हैं, आइगन वैल्यूज तो इक्वल ही आएंगे। तो ये नॉट इक्वल टू बोलने का मतलब है आइगन वैल्यूज ऑफ a आर नॉट इक्वल, डिफरेंट। आपको लगेगा ये देने का फायदा क्या है, ये भी कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा ये क्यों दिया गया है, ये आंसर कैसे डिसाइड कर रहा है। तो a इज नॉट इक्वल टू ki का मतलब ये आइगन वैल्यूज इक्वल नहीं होंगे। तो बोला गया कौन सा रिलेशन ट्रू है, 4 ऑप्शंस है, और चारों में देखिए ट्रेस के बारे में कुछ बोला गया है। n×n है, तो हम क्या करते हैं 2×2 के लिए चेक करते हैं कौन सा रिलेशन आ रहा है, मतलब 2×2 के लिए क्या आंसर पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर हम 2×2 हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें,
तो इसके दो आइगन वैल्यूज होंगे, λ1 λ2, और जैसा क्वेश्चन में बोला गया ये इक्वल नहीं है, λ1 और λ2 इक्वल नहीं। अगर ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हमें पता है तो ए स्क्वायर का भी पता है। ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू होगा λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू कैलकुलेट क्यों कर रहा है अभी पता चलेगा, ट्रेस से रिलेट करेंगे। अब आप चेक करके देखो जो ऑप्शंस हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है, इन सब में तीन ऑप्शंस में देखिए सिमिलर टाइप के टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, n इंटू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर एंड ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर, n इंटू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर। यहां पे बोला गया है दोनों इक्वल होंगे, यहां पे बोला गया है लेस देन, यहां पे ग्रेटर देन, तो ये क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं। देखिए n इंटू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, तो n इंटू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है लिया हमने 2, तो n के बदले 2 लिख सकते हैं। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एनीवन? λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर। बिल्कुल, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा? सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। किसके आइगन वैल्यूज? ए स्क्वायर की। ये और ये दूसरा टर्म है ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर, तो ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर। ट्रेस ऑफ ए को आप लिख सकते हो λ1 प्लस λ2 होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, नाउ देखिए तीन ऑप्शन में बेसिकली क्या चेक करने को बोला गया है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पहले ऑप्शन में बोला गया है दोनों इक्वल है, दूसरे ऑप्शन में बोला गया है इसका वैल्यू ज्यादा है, तीसरे ऑप्शन में बोला गया है इसका वैल्यू ज्यादा है। तो बेसिकली इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उससे पता चल जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो n इंटू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर। क्या आएगा, ये रिप्लेस कीजिए, ये ऊपर का ये कैलकुलेट किया है। फर्स्ट टर्म क्या होगा ये, और सेकंड टर्म होगा ये। यहाँ पे आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए, प्लीज चेक। ये आएगा λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर माइनस 2 λ1 λ2। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद बता रहा हूं, दोनों टर्म रिप्लेस कीजिए, ये रिप्लेस कीजिए, दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी है ये बेसिकली λ1 माइनस λ2 होल स्क्वायर ही तो है। अब बताइए क्वांटिटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव या 0 होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा ही, 0 क्यों नहीं हो सकता? दोनों आइगन डिफरेंट वैल्यू, वैल्यूज। बिल्कुल अलग-अलग आइगन वैल्यूज आर नॉट इक्वल, इसलिए ये कोई स्टेटमेंट गिवन है। बस आइगन वैल्यूज अगर इक्वल हो जाते तो ये 0 नहीं चलाता। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज आर नॉट इक्वल, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। तो ये डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन ये ऑप्शन करेक्ट है। n इंटू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हम n क्रॉस n के लिए भी चेक कर सकते हैं, उसमें मैथमेटिक्स जो है थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने 2 क्रॉस 2 के लिए चेक करके देख लिया कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है।
जस्ट और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन का क्वांटम में सॉल्व किया गया है, ये क्वांटम के असाइनमेंट में भी है। यस सर, हम्म, किया हुआ है सर। यस सर, हो जाएगा। किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो और कुछ डाउट है तो बता दीजिए। ये सॉल्व नहीं किया अभी तक डीबीपी शीट। सर पीछे पेज पे पूरा नहीं हुआ है सर। सर हाँ बताइए। एक बार ये फिर से बता दीजिए कि a इज नॉट इक्वल टू के आई है तो आइगन वैल्यू कैसे इक्वल नहीं होंगे? जो AI मैट्रिक्स है, यही होगा ना। यस सर, तो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या क्या है? k और k। तो इक्वल है ना। यस सर। तो A अगर KI नहीं है तो इक्वल नहीं आएगा। यस, ओके सर। अगर KI होता तो इक्वल आता। यस सर, आप थैंक यू सर। सर 12 नंबर स्लाइड दिखा दीजिए। सर मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। बिल्कुल। सर सारी स्लाइड शो कर दो। यस सर। सर अब क्या करवाओगे स्टार्ट? हाँ, प्रोबेबिलिटी। सर नेक्स्ट क्लास में आप डाउट्स लेंगे ना मैट्रिसेस के? सारे सर डाउट्स एक दो दिन बाद रख लो सर, तब तक डीपी शीट वो सॉल्व कर लेंगे। हाँ हाँ सर, हाँ ये सही है। क्या क्या और बचा है अभी मैथमेटिकल में? प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, दो मैंने बड़े न्यूमेरिकल टेक्निक्स, ये बड़े टॉपिक्स। ठीक है और सर थैंक यू। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो बचा है। हाँ, वो जो 10 जनवरी के बैच उनमें डिफरेंशियल इक्वेशन बचा। हाँ सर, वो कब कराओगे? उसके वो लास्ट में होगा, सारे टॉपिक्स हो जाएंगे उसके बाद। सर जुलाई 1 तक हो जाएगा ना कंप्लीट? देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का छोड़ के तो आराम से हो जाएगा। 28 जून तक मेरा टारगेट है। सर तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जुलाई में होगा? उसके बाद ही होगा ना, उसके बाद ही 28 जून के बाद ही होगा। तो मुझे मेरा टारगेट है 28 जून तक बाकी टॉपिक खत्म हो जाए, बाकी जो डिफरेंशियल के अलावा जो बाकी टॉपिक उसके बाद होगा वो डिफरेंशियल। सर टेंशन नहीं क्या? क्या टेंशन देखेंगे। टेंशन नॉर्मली गेट के पहले क्लासेस होती है तब कराई जाती है। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक होता है। नेट में बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता टेंशन। आई थिंक 1-2-3 बार ही पूछा गया है इतनी बार। एक बार आपने वो भी बोला था कि ग्राफ्स के बारे में कुछ बताएंगे बोल के। हाँ ग्राफ, बिल्कुल वो। सर स्लाइड 5, 6 नहीं सो डायरेक्ट 7 आ गया था। थोड़ा रुक जाइए, मैं बाद में शो कर दूंगा। सर वो वाला जिसमें हम एक बेसिस सेट से अनदर बेसिस में मैट्रिक्स या वेक्टर वो चीज तो क्वांटम में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने नहीं करवाया। जो उसमें भी तो ऑपरेटर एक बेसिस से दूसरे बेसिस में चेंज करते हैं ना, इसलिए मैंने वो पार्ट नहीं डिस्कस किया वहां पर। जो क्वांटम में ऑपरेटर्स के लिए पढ़ते ही हैं, ऑपरेटर को जैसे चेंज करते हैं मैट्रिक्स को वैसे ही चेंज करते हैं। ओके ठीक है सर। सर बीच में एक दिन डाउट क्लास रख लीजिए। मैट्रिसेस के? हाँ सर। ठीक है, 2-3 मतलब 1-2 क्लास के बाद रख लेंगे। ओके।
क्लासेस ओवर हो चुके हैं, जिनको मीटिंग लीव करना है कर सकते हैं। सर ग्रीन फंक्शन भी तो है ना? हाँ होगा, ग्रीन्स फंक्शन सर एक बार बिल्कुल होगा। 17th स्लाइड दिखाना सर। कौन सा स्लाइड? 17th सर। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन वाली भी स्लाइड दिखा देंगे? लास्ट क्वेश्चन अभी दिखा है ना, अभी जस्ट वाला। नहीं सर, जो हमें सॉल्व। थैंक यू सर। सर स्लाइड नंबर 4, 5, 6। हो गया सर। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ बताइए। सर स्लाइड नंबर 11 का 4 पॉइंट थोड़ा ओवरव्यू कर दीजिए, मेरा नेटवर्क चला गया था, बंद हो गया था। 4th पॉइंट में जस्ट मैंने ये बताया था, जब आप वाई एक्सिस के ऊपर रोटेशन करेंगे तो जिस एक्सिस के ऊपर रोटेशन करना होता है उसको हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर लेते हैं। तो इस तरफ हम वाई लेंगे तो क्या होगा, मैं रोटेशन वाला पार्ट डायरेक्शन समझने में आसानी होगी। तो वाई के अबाउट रोटेशन है तो वाई इस तरफ लिया। अब क्वेश्चन आता है इसको एक्स लेंगे या जेड लेंगे? इसको जेड लेंगे, इसको एक्स लेंगे, बिकॉज एक्स वाई जेड का जो ओरिएंटेशन है वो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करना चाहिए। जैसे आप देखिए, अगर हमने इसको एक्स बोला, इसको जेड और इसको वाई, अगर आपने एक्स से वाई की तरफ राइट हैंड को रोटेट किया एक्स से वाई की तरफ, तो थंब जो है वो जेड की तरफ है, जो राइट हैंड थंब रूल। लेकिन अगर आपने गलती से इसको एक्स लिया होता और इसको जेड लिया होता तो वो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा, एक्स वाई जेड का जो भी ओरिएंटेशन है वो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करना चाहिए। इसलिए ऊपर वाला जो है वो एक्स है, ये जेड है। एक्स से वाई की तरफ रोटेट करेंगे तो थंब जेड की तरफ आएगा। तो इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेशन किया जाता है तो ये माइनस साइन ऊपर वाले में आता है। जैसे आगे में क्या था, ऊपर प्लस आया था, नीचे माइनस आया था। इस वाले कैलकुलेशन में ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। आप इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, जो ऊपर माइनस क्यों आया, नीचे प्लस क्यों आया। बिकॉज एक्स ये है, नॉर्मली हम ऊपर इसको जेड मान के चलते हैं, नॉर्मल कन्वेंशन ये है, जब जिसको जेड मानते हैं ये इसको एक्स मानते हैं। पर ध्यान रखिए, जो भी एक्स वाई जेड है वो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करना चाहिए। इसलिए इसको एक्स, इसको जेड। थैंक यू सर। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।